तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े मेंशन के पास, जहाँ पर एक बहुत अमीर आदमी अपने बॉडीगार्ड के साथ एक बैले डांस परफॉर्मेंस देखने आया था। और क्योंकि वो अमीर था तो उसके ऊपर जान का खतरा होना तो एकदम नॉर्मल सी बात थी। तो वो बैले डांस परफॉर्मेंस को देखने के लिए अंदर चला जाता है और पास में ही हम लोग एक जॉय नाम के हिटमैन को देख पाते हैं, जो कि वहाँ पर उसी अमीर आदमी को जान से मारने आया था। उस आदमी के अंदर जाने के बाद जब वो बैले डांस परफॉर्मेंस चालू होता है तो बाहर मौजूद जॉय भी अंदर चला जाता है और एक एक करके उस अमीर आदमी के सभी बॉडीगार्ड्स को जान से मार देता है। उसने तब तक अपनी मौजूदगी के बारे में किसी को पता नहीं चलने दिया था जब तक कि उसने उस अमीर आदमी को जान से नहीं मार दिया था। उस आदमी के मरने से वहाँ पर डर का माहौल छा जाता है और लोग भगदड़ मचा देते हैं। पर जॉय को तो इस बात से कहाँ ही फर्क पड़ने वाला था। वो थग लाइफ स्टाइल में आराम से गेट के बाहर की तरफ जाने लगता है और वो ऐसे जा रहा था जैसे कि वो मेंशन उसके बाप का हो। पर रास्ते में उसकी नजर एक बैली डांसर पर पड़ती है जो कि लोगों की भगदड़ की वजह से जमीन पर गिर गई थी और लोग लगातार उस पर चढ़कर आगे जा रहे थे। तब जॉय उसको बहुत प्यार से अपनी गोद में उठाता है और किसी फिल्मी हीरो की तरह उसे बाहर ले जाता है। बाहर जाकर वो बैले डांसर जॉय का शुक्रिया कर रही थी कि तभी अचानक से जॉय को आसपास की चीजें धुंधली दिखाई देने लगती हैं और वो बेहोश हो जाता है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में था जहाँ पर एक डॉक्टर उसका इलाज कर रहा होता है। तब डॉक्टर उसको बताता है कि वैसे तो ये सिम्टम्स नॉर्मल है पर वो कल आकर अपनी ब्लड रिपोर्ट्स को ले जाए। अब जो हॉस्पिटल से निकलने के बाद अपने मेंटर डैनियल से जाकर मिलता है और डैनियल ही उसको लोगों को मारने की मिशन दिया करता था। अब डैनियल तो जो के काम से काफी ज्यादा खुश था क्योंकि जो किसी भी इंसान को बहुत आराम से मार देता था और कोई भी उसको नोटिस तक नहीं कर पाता था। पर अपनी बातों के दौरान जो डैनियल को बता देता है कि आज उसको अचानक से चक्कर आ गए थे और उसके आंखों के सामने धुंधलापन छा गया था। इसका मतलब हो सकता था कि शायद जो को कोई खतरनाक बीमारी हो। डैनियल भी इस बारे में सुनने के बाद थोड़ा सा घबरा तो गया था पर अभी के लिए वो जो को संभालता है और उसे नॉर्मली काम पर ध्यान देने को बोलता है। जो जब मेंशन में बेहोश हुआ था तो उसके पास उस बैले डांसर का फोन रह गया था। उसी को वापस करने के लिए वो उस बैले डांसर के स्टूडियो को पता करता है और उस बैले डांसर स्टूडियो में चले जाता है जहाँ पर बैले डांसर से बात करते हुए उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और उसने बैले डांसर का फोन भी वापस कर दिया था। उस बैले डांसर का नाम मेज होता है और मेज से पहली मुलाकात के दौरान ही हमारे टकलू भैया उसको अपना दिल दे चुके थे। और क्योंकि हमारे टकलू भैया ने मेज की जान भी बचाई थी तो मेज आज रात उनको एक फैंसी रेस्टोरेंट में पार्टी देने का डिसाइड करती है और जो तो उसे अपना दिल दे ही चुका था वो एक बारी में मान जाता है। और रात में जब वो लोग फैंसी रेस्टोरेंट में बैठकर बात करते हैं तो हम लोग जान पाते हैं कि सिर्फ हमारे टकलू भैया ने ही नहीं बल्कि मेज ने भी हमारे टकलू भैया को अपना दिल दे दिया था। वो लोग लगातार बातें करते रहते हैं और ऑफिशियली कपल बन जाते हैं। साइड बाय साइड जो अपने हिटमैन के काम को भी टाइम दे रहा था पर वो अपने काम में कितना ही बिजी क्यों ना हो, आखिरकार अब उसकी लाइफ में लड़की का चक्कर चालू हो गया था। वो अपने काम में बिजी होने के बावजूद भी मेज के लिए टाइम निकाल लेता था और उससे अक्सर मिलने के लिए आता रहता था। उन दोनों का रिलेशन दिन प्रतिदिन गहरा होता जाता है और एक दिन जो अपने साथ मेज को ले जाकर डैनियल और उसकी वाइफ से इंट्रोड्यूस भी करवा देता है। उस समय पर डैनियल जेन्युइनली काफी ज्यादा खुश था कि जो को उसका लाइफ पार्टनर मिल गया है। तब वो उस खुशी के माहौल को और ज्यादा खुशनुमा बनाने के लिए जो के लिए केक मंगाता है क्योंकि आज जो का बर्थडे भी था। पर पार्टी से निकलने से पहले डैनियल जो को साइड में बुलाता है और उसे सजेस्ट करता है कि उसे मेज से अपने काम के बारे में नहीं छुपाना चाहिए क्योंकि अगर वो उसको सच में प्यार करती होगी तो कभी भी वो उसको छोड़कर नहीं जाएगी। जो भी इस काम के लिए मान गया था पर इस काम को करने के लिए उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है और वो डैनियल से इसके लिए थोड़ा सा टाइम मांगता है। इन सब के बीच में जो अपनी लैब रिपोर्ट्स को लेना तो भूल ही गया था। अगले दिन इसीलिए वो अपनी लैब रिपोर्ट्स लेने जाता है जहां डॉक्टर उसको बताता है कि उसको एक रेयर ब्रेन कंडीशन है और उसके पास जीने के लिए सिर्फ 3 महीने बचे हैं।
इस बात ने तो जोई की जिंदगी पूरी तरह से उजाड़ दी थी, क्योंकि अभी तो उसने मेस को प्यार करना चालू करा था और 3 महीने में वो उससे अलग भी होने वाला था। इस सब से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और बिल्कुल शांत होकर अपने घर में चला जाता है, जहाँ पर वो मेस की फोटो को देखते हुए सोच रहा था कि वो अपने मरने से पहले मेस को फाइनेंशियली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा कि वो अपनी लाइफ को बड़े आराम से काट सके। पर वो इतना सारा पैसा कहाँ से ही लाता? सबसे पहले तो वो इस बारे में बात करने के लिए डैनियल के पास जाता है और उसे अपनी बीमारी के बारे में बताने के बाद उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो जो को मारने के लिए एक हिटमैन को हायर करे, क्योंकि अगर जो बीमारी की वजह से मरता तो मेस को सिर्फ इंश्योरेंस के $2 मिलियन ही मिलते, और अगर कोई हिटमैन उसको जान से मारता तो इंटरनेशनल हिटमैन ऑर्गेनाइजेशन की टीम उसकी मौत के बदले में मेस को $22 मिलियन देती। जो कि बीमारी के बारे में सुनने के बाद डैनियल को अपने कानों पर भरोसा नहीं होता और वो जो को दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करने को बोलता है, और जो अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर चुका था और वो बस किसी भी हालत में इतना पैसा मेस तक पहुंचाना चाहता था कि वो अपने आगे आने वाले 20 सालों तक बिना किसी दिक्कत के रह सके। जो एक बार फिर से डैनियल से सेम चीज की मांग करता है, पर डैनियल तो असल में जो को अपने बेटे की तरह देखता था और वो जो के लिए ये काम नहीं कर सकता था। इसीलिए जो वहाँ से गुस्से में चला जाता है और सीधा उस ऑर्गेनाइजेशन में जाता है जहाँ पर देश भर के बहुत सारे खतरनाक हिटमैन वर्क करा करते थे। वहाँ पर जाकर वो इंटरनेशनल असैसिन्स नेटवर्क की लीडर मिया से बात करता है, जो कि खुद भी अपने ऑफिस में जो को देखकर काफी ज्यादा शॉक थी। तब जो उसको ऐसे हिटमैन्स को हायर करने को बोलता है जो कि 24 घंटे के अंदर जो को जान से मार दे। मिया तो ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और उसके दिमाग में यही चल रहा था कि क्या ही बावड़ी पूछ इंसान है जो कि खुद को ही मरवाना चाहता है। अब पहले तो मिया इस काम को करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, पर जैसे ही जो उसको $2 मिलियन ऑफर करता है तो वो फटाक से इस काम को करने के लिए मान जाती है। पर उसने जो के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था वो यही था कि उस कॉन्ट्रैक्ट को बीच में नहीं बदला जा सकता जब तक कि उनका मिशन पूरा ना हो जाए। अब जो के लिए तो 3 महीने बाद मरना या फिर अभी मरना बराबर ही था, इसीलिए वो इस कंडीशन के लिए भी मान जाता है और वहाँ से निकल जाता है। उसके जाते ही मिया ने हिटमैन के पहले ग्रुप को हायर करना चालू कर दिया था और उसने कोरिया के 5 सबसे खतरनाक असैसिन्स को हायर करा था, जो कि अपने टारगेट को बहुत ज्यादा ब्रूटली मारते थे। वो लोग भी इस मिशन को करने के लिए मान जाते हैं और अपने एक टारगेट को जान से मारने के बाद उस लोकेशन की तरफ आने लगते हैं जहाँ पर जो का घर था। और बस इन 5 लोगों के ग्रुप को ही नहीं, मिया ने 2 भाइयों को और हायर करा था जो कि अपने टारगेट के ऊपर बिल्कुल रहम नहीं दिखाते थे। वो हमेशा बाइक पर सफर करते थे। जब मिया की तरफ से उन्हें न्यूज मिलती है तो वो लोग भी अपने एक टारगेट को मार रहे होते हैं और उससे मजे भी ले रहे होते हैं। और नेक्स्ट मिशन मिलने के बाद वो लोग सीरियस मोड में आकर सबसे पहले तो अपने टारगेट को खत्म करते हैं और अपने नेक्स्ट टारगेट यानी कि जो की लोकेशन की तरफ जाने लगते हैं। जो का हंट चालू होने से पहले अब सिर्फ 1 घंटा बचा होता है। उस 1 घंटे में जो सबसे पहले मेस के पास जाता है और उससे अकेले में बात करते हुए उसे बताता है कि अब उन दोनों के बीच में चीजें सही नहीं चल सकती। वो मेस को छोड़ने वाला है और वो उसे फाइनेंशियली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा कि उसे किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मेस के हिसाब से उसे तो जो के पैसों से लेना देना ही नहीं था। वो बस हर सिचुएशन में जो को अपने पास चाहती थी, लेकिन जो अभी उससे इस बारे में कोई बात नहीं करता और उसे अकेला छोड़कर अपने घर में वापस आ जाता है। उस समय पर वो कोरिया के हिटमैन उसके घर के पास पहुंचने वाले थे, पर घर में बैठे बैठे अचानक से ही जो को डॉक्टर का कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि उसकी रिपोर्ट्स में कुछ गड़बड़ी हो गई थी और उसने किसी और पेशेंट की रिपोर्ट टोकी से जॉय को दे दी थी। जो को चक्कर सिर्फ स्ट्रेस की वजह से आए थे और वो जल्दी ही क्योर होने वाला था। ये बात सुनने के बाद तो जो के दिमाग के तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने बेकार में ही एक बड़ी लकड़ी ले ली थी। जो तब डॉक्टर को इतना जल्दी जानकारी देने के लिए शुक्रिया बोलता है और तैयार हो जाता है, क्योंकि जल्दी ही उसकी लाइफ के घोड़े लगने वाले थे कि जैसे ही उसके घर में असैसिन्स आएंगे तो वो उनको एक एक करके मारना चालू कर देगा।
जैसे ही वो कोरियन हिटमैन उसके घर के अंदर आते हैं तो पहले तो जो उनको प्यार से वार्न करता है कि वो उसके घर से चले जाएं क्योंकि अब वो मरना नहीं चाहता, लेकिन वो कोरियन हिटमैन काफी ज्यादा हवाबाजी में थे और वो जो को फोर्स कर रहे थे कि वो उन लोगों से लड़ाई करे। इसीलिए जो भी एक एक करके उन सबको प्रसाद देना चालू कर देता है और उन लोगों के लड़ाई के भूत को पूरी तरह से उतार देता है। उसने उस कोरियन गैंग के सभी मेंबर्स को जान से मार दिया था और एट लास्ट वो एक सिंगल थ्रो करके उसके लीडर को भी जान से मार देता है। अब जो अपने घर के बाहर पहुंचा ही था कि तभी अचानक से उसके सामने वो बाइकर गैंग के मेंबर आ जाते हैं जो कि उससे लड़ाई करना चाहते थे, जो उन लोगों को भी वार्निंग देता है और वो लोग भी उसकी बात को नहीं सुनते और जो तब उन लोगों को भी मार मार के मोर बना देता है। अब उन लोगों को भी मतलब भर का प्रसाद देने के बाद और उन बेचारों की जान लेने के बाद जो तुरंत ही वहाँ पर से उन लोगों की एक मोटरसाइकिल लेकर निकल जाता है। इस बारे में मिया को भी अब तक पता चल जाता है कि जो ने उसके हिटमैन की दोनों टीम को जान से मार दिया है और क्योंकि ये सब कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, जो ने तो कहा था कि वो किसी पर हाथ भी नहीं उठाएगा, इसीलिए मिया गुस्से में अपने बॉडीगार्ड मैक्स को बोलती है कि वो भी अपनी टीम को तैयार करे और जो को जान से मार दे। इवन अब तक मिया ने यूरोप के सबसे खतरनाक हिटमैन्स को हायर करने का फैसला करा था ताकि वो जो को मार सके। तब वो सबसे पहले आइसेक नाम के एक हफ्सी को हायर करती है जो कि जो का कॉन्ट्रैक्ट पाकर काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसे इस मिशन के $4 मिलियन मिलने वाले थे। इसके बाद वो दो भाइयों को कांटेक्ट करती है जिसमें से एक का नाम स्कॉट था और वो दोनों भी जो का कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसको मारने के लिए मान जाते हैं। इनके अलावा मिया ने हायर करा था दो सिडक्टिव गर्ल्स को जो कि किसी भी हालत में अपने टारगेट को जान से मार दिया करती थी, बेशक से उसके लिए उन्हें उसको सीडीओसी क्यों ना करना पड़े। और एट लास्ट मिया हायर करती है एक सबसे खतरनाक असैसिन को जिसने एक बारी में पूरे माफिया का ही ग्रुप उड़ा दिया था। अभी भी वो एक माफिया के लोगों से लड़ाई करता है और उन्हें जान से मारने के बाद वो मिया का मैसेज पढ़कर तुरंत ही अमेरिका के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम लोग जो को देखते हैं जो कि घायल हालत में डैनियल के पास जाता है। डैनियल उसके घाव को देखकर उसकी पट्टी बांधने लगता है और उस दौरान जो उसको सारी बातें बता देता है कि कैसे डॉक्टर ने उसे बताया कि अब वो नहीं मरने वाला और उसने उसे गलत रिपोर्ट्स दे दी थी, पर अपने मरने की मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते जो ने काफी खतरनाक हिटमैन्स को हायर कर लिया था जो कि यूरोप के सबसे खतरनाक हिटमैन थे और वो किसी भी हालत में जो को मारना चाहते थे। डैनियल तो इस बात को जानने के बाद काफी ज्यादा परेशान हो गया था क्योंकि वो जानता था कि जो को अगर जिंदा रहना है तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो उन सभी असैसियंस को जान से मार दे। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो ने पहले ही रूल्स तोड़ दिए थे क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट में ये शामिल नहीं था कि वो उन हिटमैन्स के ऊपर हाथ उठाएगा, और उसके बावजूद भी डैनियल जो की मदद करने का डिसाइड करता है और वो ये भी बोलता है कि वो इंटरनेशनल असैसिन नेटवर्क की लीडर से बात करेगा ताकि इन सब चीजों को रोका जा सके। दूसरी तरफ आइसेक जो को मारने के लिए निकल चुका था और तभी उसको मिया का कॉल आता है जो उसको बताती है कि पहले उसको मेज को पकड़ना चाहिए क्योंकि एक बार वो मेज को पकड़ लेता है तो जो को मारना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो बिना हेजिटेट करे आइसेक और उसका ड्राइवर मेज के घर के बाहर चले जाते हैं और मेज अपने काम से आकर अपने घर के अंदर घुसने वाली थी उससे पहले ही आइसेक और उसके ड्राइवर ने मेज को पकड़ लिया था। दूसरी तरफ हम लोग जो को देख पाते हैं जो कि एक कैस्टल में आया था। वहाँ पर आकर वो काफी तरह तरह के ट्रैप्स बिछाता है और बाद में अपनी लोकेशन मिया को सेंड कर देता है ताकि मिया के जितने भी हिटमैन्स थे वो उस कैस्टल पर आए और वहाँ पर आकर जो उन्हें एक साथ मार सके। बेचारी मिया को इस प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वो अपने हर एक हिटमैन को जो की लोकेशन भेज देती है और सारे हिटमैन उस कैस्टल की तरफ बढ़ चलते हैं। सबसे पहले कैस्टल में पहुंचते हैं स्कॉट और उसका छोटा भाई जो वहां पर पहुंचते ही जो को जल्दी जल्दी बुलाने लग गए थे, पर जो उन्हें रिप्लाई देने की बजाय उनकी तरफ एक ग्रेनेड फेंकता है जिसके पड़ते ही वो दोनों काफी ज्यादा घायल हो गए थे। तब उन लोगों से लड़ाई करते हुए
जो अपने ही एक और जाल में फंसाकर स्कॉट के भाई को जान से मार देता है, जिससे स्कॉट तो एकदम बौखला गया था और अब वो किसी भी हालत में जो को जान से मारना चाहता था। पर हमारे टकलू भैया ने कोई कच्ची गोलियां थोड़ी ना खेली थी, वो बहुत आराम से स्कॉट को भी जान से मार देता है और बाद में आने वाले हिटमैन्स का इंतजार करने लगता है। अब वहाँ पर आती हैं वो दो सिडक्टिव वुमेन जो कि किसी भी सिचुएशन में अपने टारगेट को खत्म करके रहती थी, लेकिन उन बेचारियों का तो आते ही खेल खत्म हो जाता है, क्योंकि वो सही से जो से लड़ाई करना चालू कर भी नहीं पाई थी कि वो जो की एक ट्रैप में फंस गई थी और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। उसी में वो बेचारी दोनों की दोनों शहीद हो जाती हैं। इवन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जब वहाँ पर वो स्पेनिश हिटमैन आता है जो कि एक बारी में पूरी माफिया गैंग को खत्म कर देता था, वो भी जो कि एक छोटे से ट्रैप में फंसकर मारा जाता है। जो ने तो बिना कुछ भी करे उन सभी लोगों की लंका लगा दी थी, और उन सभी हिटमैन में सबसे ज्यादा समझदार था आइजैक। वो जानता था कि अंदर जरूर ही जो ने कोई न कोई ट्रैप बिछाया होगा और इसीलिए अब तक वो कास्टल के अंदर नहीं गया था। पर वो अंदर जाता भी क्यों, उसने तो पहले ही हुक्म के इक्के को अपने अंडर कर रखा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेज की। मेज के नाम पर वो जो को कॉल करता है और उसे ही बाहर आने को बोलता है। अब बेचारे जो के पास भी कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो आइजैक के सामने सरेंडर करने के लिए मान जाता है। उसी दौरान हम लोग बाहर मैक्स और उसकी टीम को भी देखते हैं जो कि कास्टल में जो को मारने आ गए थे। आइजैक भी उन लोगों को देख लेता है और उन्हीं लोगों के पीछे पीछे जाने लगता है ताकि वो किसी तरह से जो को खत्म कर दे। पर जो ने भी मैक्स की टीम को देख लिया था, और क्योंकि उसे सबसे पहले तो मैक्स और उसकी टीम को जान से मारना था, उसके बाद ही वो आइजैक के पास जाने वाला था, इसीलिए वो अपने काम में लग जाता है। एक एक करके वो मैक्स के सभी लौंडों को प्रसाद देने लगता है और आधे से ज्यादा मैक्स के लोग तो जो के ट्रैप में ही फंस कर मर जाते हैं। दूसरी तरफ मेज का ख्याल अभी गाड़ी में आइजैक का ड्राइवर रख रहा था। मेज तब कुछ सोचते हुए उससे बाथरूम जाने का बहाना बनाती है, और जब आइजैक का ड्राइवर उसे गाड़ी से नीचे उतारने की कोशिश करता है तो मेज जल्दी से पास में पड़े एक डंडे को उठाती है और उसको नॉकआउट कर देती है। वहीं मैक्स के काफी सारे साथियों को मौत के घाट उतारने के बाद जो कास्टल से भागने का प्लान बनाता है, और जैसे ही वो कास्टल से बाहर जाता है तो उसके सामने अचानक से आइजैक आ जाता है जिसने उसको गन पॉइंट पर ले लिया था। आइजैक जो को जान से मारने ही वाला होता है कि पीछे से तभी मेज आइजैक की गाड़ी भगाते हुए आती है और उसे हिट कर देती है, जिसके बाद मेज ने जो को भी जल्दी से गाड़ी में बैठा लिया था और वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश में लग गए थे। गाड़ी को भगाते हुए मेज जो से जानना चाहती थी कि ये सारे लोग कौन थे और उसके पीछे क्यों पड़े थे। इस पर जो भी उसे एक एक करके सारी बात बता देता है कि कैसे उसे लगा कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 3 महीने हैं, और उसके बाद उसने यूरोप की सबसे बड़ी असैसिन की टीम को हायर करा ताकि वो लोग उसे पहले जान से मार दें और उसके इंश्योरेंस से मिलने वाले $22 मिलियन मेज को मिल जाए। जो ने मेज को अपने काम के बारे में भी सब कुछ सच सच बता दिया था, जिससे मेज को कोई भी दिक्कत नहीं होती क्योंकि वो किसी भी हालत में बस जो के साथ रहना चाहती थी। मेज और जो एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से मेज बेहोश होने लगती है। जो तब गाड़ी को संभालकर साइड में रोकता है और देखता है कि मेज के कंधे पर गोली लग गई थी। ये सब देखने के बाद जो काफी ज्यादा डर गया था, वो मेज को जल्दी से अपनी गोद में उठाता है, पास में मौजूद एक चर्च में पहुंच जाता है जहां के पादरी ने भी मेज को देखकर उसकी मदद करने का डिसाइड करा था, और वो मेज को जैसे तैसे होश में ले आते हैं। उन दोनों के इतने अच्छे बॉन्ड को देखकर प्रीस्ट उन्हें सजेस्ट करता है कि वो लोग अभी शादी क्यों नहीं कर लेते। तब जो और मेज भी इस पर हंसी खुशी मान जाते हैं। उन दोनों ने एक दूसरे को एंगेजमेंट रिंग पहना दी थी और प्रीस्ट भी उन लोगों के लिए मैरिज वाली लाइंस पढ़ने लग गया था। और वहाँ पर अच्छा खासा खुशी का माहौल चल ही रहा था कि तभी अचानक से वहाँ पर आइजैक आकर प्रीस्ट के कंधे पर शूट कर देता है और मेज वहाँ से भागने लगती है। अब ये ए ग्रेड मूवी का सी ग्रेड विलन हमारे ए ग्रेड हीरो को मारने ही वाला था कि तभी अचानक से वहाँ पर एंट्री होती है मैक्स की, जो कि सी ग्रेड विलन के पास एक ग्रेनेड को फेंक देता है जिससे आइजैक काफी ज्यादा घायल हो गया था।
तब जो जैसे तैसे तो मेज और प्रीस्ट को साइड में लेकर जाता है और बाद में वापस आकर लड़ाई करने लगता है मैक्स और उसके साथियों और साथ ही आइजैक से। उसने अभी भी मैक्स के काफी सारे साथियों को जान से मार दिया था और जब वो आइजैक से लड़ाई कर रहा था तब आइजैक के ऊपर लड़ाई करते हुए ही चर्च का कुछ मलबा गिर जाता है, जिससे अब वो उठ नहीं सकता था और जो को अब टाइम मिल गया था कि वो पहले मैक्स को ठिकाने लगा दे। पर उस लड़ाई के दौरान मैक्स के हाथ में बंदूक आ गई थी और वो जो को शूट करके जान से मारने वाला था, पर बेचारी की तो अभी शादी भी नहीं हुई थी, इसीलिए अभी मेज को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पास में पड़ी बंदूक को उठाकर मैक्स का खोपड़ा खोल देती है। मैक्स के मरने के बाद जो काफी ज्यादा खुश होता है और मेज को शाबाशी देता है, क्योंकि मेज की वजह से ही वो वहाँ पर मौजूद सभी हिटमैन्स को जान से मार पाया था। लेकिन जहाँ ये लोग एक तरफ खुश हो रहे थे, दूसरी तरफ में काफी ज्यादा गुस्से में थी। उसे जैसे ही पता चला था कि उसके अभी के भी सारे हिटमैन्स मारे गए हैं, तो वो तुरंत ही नए हिटमैन को हायर करने का प्लान बनाती है। पर यहाँ पर पहुँच जाते हैं हमारे डैनियल भाई साहब, और क्योंकि वो जानते थे कि मेरे को शांत करवाने का कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए वो शूट करके उसका भी गेम बजा देते हैं। 3 दिन बाद हम लोग देख पाते हैं कि जो और मेज की ऑफिशियली वेडिंग हो रही थी और वहाँ पर उनकी शादी वही प्रीस्ट करवा रहा था जिसके पहले गोली लग गई थी। उन दोनों की शादी होने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और डैनियल भी खुश था क्योंकि उसका बेटा आखिरकार बहू ले आया था। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी भी यहीं खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।